दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे रूबरू प्रोग्राम के अंदर में। और दोस्तों आज रूबरू प्रोग्राम के अंदर में हम रूबरू आपको करवाने वाले हैं हमारे ईस्टर्न जोन के एक अनदर किंग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। पिछले 13 साल से लगातार कंटिन्यूस एमडीआरटी करते आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे ईस्टर्न जोन के पावरफुल परफॉर्मर हमारे मानस कौर जी है। एक बार जोरदार तालियां जहां भी आप बैठे वहां से हमारे मानस कौर जी को स्वागत कीजिए। हमारे सारे प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो माता सरस्वती वंदना से हम लोग करते हैं। दोस्तों आप जिस भी ईश्वर में प्रभु में आप मानते हैं आप उनकी प्रार्थना जरूर मन के अंदर में कीजिए। हम लोग यहाँ पर माता सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड चलिए दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे रूबरू प्रोग्राम में। हमारे साथ में मानस कौर जी जुड़ चुके हैं। कोलकाता के, एक्चुअली अभी तो कोलकाता कहते हैं ना, तो कोलकाता के जाने माने इंश्योरेंस एजेंट है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हसीन काम कर रहे हैं और बहुत ही काफी सालों का मेरा और उनका रिश्ता है और हमारे आईओई के साथ में बरसों से जुड़े हुए हैं। मानस कौर जी 13 साल कंटिन्यूस एमडीआरटी कर चुके हैं और बहुत ही, देखो, एक कंटिन्यूटी रहना भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी एजेंट है कि जो लोग एमडीआरटी करते, इस साल किया, 2 साल नहीं किया, वापिस 1 साल किया, फिर 3 साल नहीं किया, फिर 3 साल किया, फिर 1 साल नहीं किया। ऐसे भी परफॉर्मर हमारे पास में बहुत है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक बार एमडीआरटी करते हो और लगातार आप एमडीआरटी करते हो तो वो आपका है। लेकिन एक बार हुआ, 2 बार नहीं हुआ, फिर 1 बार हुआ, 3 बार नहीं हुआ, इसका मतलब ये आपका एमडीआरटी नहीं है। ये एमडीआरटी आपको मार्केट आपका करवा के दे रहा है। कॉन्स्टेंटली जो परफॉर्मेंस होता है उसका एक मजा ही अलग होता है। दोस्तों आज हमारे बीच में है मानस कौर जी। मानस जी, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। सबसे पहले मानस जी, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप ये लाइन में आने से पहले आप क्या कर रहे थे। एक्चुअली सच बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी नहीं पता है। तो आज ये प्रोग्राम के माध्यम से हमें पता चलेगा, राइट, कि आप एलआईसी बिजनेस में आने से पहले आप क्या काम करते थे। एक्चुअली सर, मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बेसिकली ग्रेजुएशन नहीं, जब 12th कंप्लीट हुआ था, तो 12th कंप्लीट होने के बाद मेरा जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे, अभी उन्होंने रिटायर कर गया 2010 में। तो बेसिकली उन्होंने मेरे पास आए थे किसी दोस्त के माध्यम से। तो उन्होंने बोला था एजेंसी लेने के लिए, तो लेकिन उस टाइम घर से परमिशन नहीं मिला था, कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ भी करो। तो फिर वो जो 15 रुपये का जो किताब था, हमारा जो मैनुअल था, वो छोड़ के चला गया था मेरे पास, वो मैंने संभाल के रखे थे। तो फिर जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो ऐसे ही घर में थे, लेकिन उस टाइम थोड़ा आर्मी में ज्वाइन करने का ख्वाब देख रहे थे। तो उसमें एग्जाम भी दिए थे, जो माठ है उसमें वो कंप्लीट किए थे। लेकिन फिर जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम है, वो पास नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद छोटा मोटा बहुत सारा काम करने का कोशिश कर रहे थे। बीच में सोचे थे मेडिसिन शॉप देंगे, ताकि लोग को तो मेडिसिन जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, और कुछ बिजनेस चले ना चले, मेडिसिन का शॉप चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए एक होलसेलर के पास जाके 2 महीना नौकरी भी किए थे, ताकि वो मेडिसिन के बारे में जानकारी मिले। तो फिर उसके बाद मेरा वो डेवलपमेंट के बाद याद आया उनका। फिर मैं सोचा नहीं नहीं नहीं, मेडिसिन का शॉप डालने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, जो हाँ जो मेरे घर, हाँ बहुत सारा मेडिसिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। राइट। तो मैं देखा वो घर, मेरा जो घर से है वो परवरिश नहीं हो पाए, वो कर नहीं पाएगा। तो मेरे को लगा चलिए एक विदाउट इन्वेस्टमेंट शायद इसमें हम कुछ कर सकते हैं। फिर मैं खुद जाके मेरे ईएस डेवलपमेंट ऑफिसर से मिला। सर, आपने मेरे 12th के बाद मिले थे, तो अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, मैं अभी जुड़ना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जुलाई 1999 में चालू हुआ मेरा एजेंसी। जुलाई 1999 का आपका एजेंसी है
और तब से मतलब ये कह सकते हैं कि आपने सबसे पहले यही प्रोफेशन को चुना, है ना। बहुत सारी चीजें विचार हुई, लेकिन उसके बाद में अल्टीमेटली आपने ये चुना कि मैं इंश्योरेंस एजेंट करके मैं काम करूँ। 1999 में जब भी ये इनिशियल कोई भी इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं ऐसे जो नए नए एजेंट बनते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, वो लोग वीडियो भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा मानस जी कि जो लोग नया प्रोफेशन शुरू करते हैं, तो उस समय पे आपको क्या क्या हर्डल्स आए थे? शुरुआत का दौर जो है वो 99 के बाद का जो दौर है वो कैसा रहा? वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो जो थोड़े उन दिनों में अगर जाके अगर आप देखेंगे कितने बीमे कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, क्या हर्डल आते थे, क्या ऑब्जेक्शंस आते थे, क्या कभी ये लाइन छोड़ के वापस कोई और जगह पे जाने का विचार कभी आया या नहीं आया? थोड़ा उस विषय के ऊपर में बात करेंगे। हाँ सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली बेसिकली क्या हुआ था, जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मेरे दिमाग में एक मैं फिक्स कर लिया था, कोई भी लाइन में जाऊंगा तो उसका टॉप मेरे को जाना है। जैसे मैं आर्मी में भी सोचा था, मैं अगर सोल्जर होकर एक बार घुस लूं तो क्या वो बात तो इंटरनल एग्जाम दे के मैं तो ऑफिसर बन के ही रहूंगा, ये है। मेरा इरादा था। एक बार मेरे को घुसना चाहिए किसी भी प्रोफेशन में, तो ये मेरे को इरादा पहले से ही मानस था। मानस जी, सच बोल रहा हूँ कि ये जो सोच है ना, ये लोगों में नहीं है। जो अभी आपने जो बताया ना, एक्चुअली अभी मेरा रिसेंट एक वीडियो है जो हर मंडे को वीडियो डालता हूं, तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने यही बताया कि अक्सर वाई इंश्योरेंस एजेंट फेल क्यों होते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। और उसमें मैंने यही कहा है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस एजेंट फेल ये वजह से होते हैं कि वो जब शुरुआत करते हैं तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये लाइन में सबसे कम से कम पॉलिसी कितना करना पड़ेगा साल में। ये पहला सवाल होता है। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात बताया कि आप उस सोच से नहीं आए थे, आप ये सोच के साथ आए थे। बहुत कम ऐसे इंश्योरेंस एजेंट है जो ये सोच के साथ में अपना काम शुरू करते हैं कि मुझे अच्छा ही काम करना है, मुझे बड़ा ही काम करना है। मैंने वो वीडियो जो बनाया ना, जिसका बात मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद में ना अभी रिसेंटली कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मानस। तो कमेंट के अंदर में लोग क्या लिख रहे हैं मालूम है? हमको हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर ने ये नहीं बताया था कि आप नंबर 1 एजेंट बनो, आप वो बनो। दोस्तों, आज ये सब्जेक्ट के साथ साथ और मानस जी से बात करते करते मेरे को दिमाग में एक चीज आ रहा है कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान ये होता है कि जो अपने मन से सोचता है बड़ा काम करना है और वो बड़ा काम करके दिखाता है। और दूसरा इंसान वो होता है, वो ये अपेक्षा रखता है कि दूसरे लोग मेरे को बड़ा बनाए। तो ये दोनों में बहुत फर्क है, राइट? अगर कोई दूसरा आपको बड़ा बनाना चाहेगा, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे ना, तब तक मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कोई बड़ा नहीं बना सकता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट ये डाला था, इसके लिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपको नहीं बोला, आपके सीनियर अगर बोलते तो भी आप बड़ा काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी बड़ी सोच नहीं थी। ठीक है ना? चलिए, तो मनोज जी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत मस्त बात बताया, एकदम पॉइंट को पकड़ा आपने कि यस, मैं जब आया था उसी समय पे सोच के आया था कि मुझे काम करना है तो छोटा मोटा काम नहीं करना है, मैं ये लाइन में अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। पहला साल कैसा रहा? पहला साल एक्चुअली बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाया। एक्चुअली मेरा एजेंसी लिया था अप्रैल मंथ में, बट अप्रैल से लेकर जुलाई तक मैं कुछ भी बिजनेस नहीं डाल पाए थे। राइट। लेकिन जुलाई मंथ में मेरा जो पहला बिजनेस जमा हुआ था वो भी मेरे नहीं है, मेरे डीओ के टेबल में कोई डायरेक्ट आए थे, तो वो बिजनेस मेरे डीओ ने मेरे एजेंसी में डाल के मेरा एजेंसी चालू किया था। तो राइट। वो उसी क्लाइंट को भी मैं पहचानता भी नहीं हूँ, लेकिन उनका रिन्यूअल चलता है। क्या बात है। राइट। और देखो, तो ये भी एक सच्ची बात है कि जब कोई भी काम आप शुरू करो तो ये मत समझो कि बस पहले दिन से, पहले महीने से धमाल हो जाएगा और धमाका मचा दोगे। किसी के लाइफ में ऐसा नहीं होता है। स्लो एंड स्टडी कहा जाता है ना, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। यस। और बताओ ना। नॉर्मली उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली जो होता है अपने रिलेटिव को या मेरा नेबर को उसको फिर अप्रोच करना। राइट। तो ये करते करते मेरे को क्या हुआ था, मेरे को वो बड़ा कुछ करना है, बड़ा पॉलिसी सेल करना है, ये सोच में फिर मेरे ही नेबर में मेरा एक आंटी रहते थे जो एक्चुअली ब्लड रिलेशन में नहीं है, जो नेबर को आंटी बोलते हैं ऐसे आंटी है। राइट। तो उन्होंने मेरा नजदीक का एक म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल है उसमें नर्स थे उन्होंने।
फिर मैंने वो आंटी को बोला, आंटी एक बार आपके हॉस्पिटल में किसी को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दीजिए ना। जी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को मिलना है, मैं हाँ मिलना है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक दिन बुलाया, फिर हॉस्पिटल में लेके गया। ठीक है। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद वहां पर जो डॉक्टर साहब थे उनके साथ भेंट कराया, 2-3 डॉक्टर से भेंट कराया। तो उसके बाद एक डॉक्टर के साथ मेरा कुछ जम गया था, कुछ बन गया था मेरे से, वो उम्र में 2 साल बड़ा थे उस टाइम। हम्म। तो ऐसे ही उनके साथ जम गया। फिर वो आईसीयू में ड्यूटी करते थे, आईसीयू में हम लोग फिर हर वीक या आफ्टर एवरी 10 डेज हम लोग गपशप मारते थे। तो उनको कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर हो, मेरे काम के तरीका हो अच्छा लगा। राइट। फिर उन्होंने बोला तू एक काम करेगा, तू कोलकाता जाके काम करेगा, क्योंकि मेरा घर कोलकाता से 16 किलोमीटर इंटीरियर में है। यस। तो बोलता है तू कोलकाता जाके काम करेगा। मैं बोला हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उस टाइम कुछ घर करने का का बात जज्बा तो है। मैं तो बता दूं मानस, हाँ हाँ। हमारे दर्शकों को बता दूं, आपने बहुत सुंदर और बहुत हसीन घर बनाया है। आपके वो सुंदर घर में मेरे को भी आने का मौका मिला है, मैं रुका भी हूँ उस घर में। और बहुत ही मतलब ऐसा लगता है ना, कुछ कुछ घरों में जब हम जाते हैं ना, तो एक पवित्रता दिखता है, एक वो मेहनत की कमाई का पैसा वहां पर नजर आता है, और एक सुकून सा मिलता है। राइट। सो मुझे वो घर में, आपके घर के अंदर में वो मुझे मिला था। बहुत सुंदर बंगलो बना है और बढ़िया बंगलो है। नीचे थैंक यू ग्राउंड सर, फ्लोर जो है थैंक यू। पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा है, तो छोटा परिवार है, और बहुत सुंदर तरीके से घर को मेंटेन किया है। और बहुत अच्छा लगा था मुझे। सामने वो फुटबॉल ग्राउंड है, और राइट राइट सर। वेरी नाइस। यस यस। राइट सर, थैंक यू सर। जी। तो उसके बाद फिर मेरे को वहां से ब्रेक थ्रू मिलना चालू हुआ एक्चुअली। राइट। तो फिर वो डॉक्टर के बाद जो मैं कलकत्ता जाना चालू किया, फिर दूसरा हॉस्पिटल में अभी क्या हुआ, वो ये डॉक्टर्स का इलाका चेंज कौन होता सा है रहा। जो कलकत्ता से आपने बताया 17-18 किलोमीटर दूर जो पड़ता है? 16 किलोमीटर 16 दूर। किलोमीटर हाँ दूर पड़ता है, वो हाँ। कौन सा इलाका है आपका? एक्चुअली ये जो रेलवे स्टेशन है उसको बोलते हैं कोन्नगर। तो डिस्ट्रिक्ट है हुगली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हुगली डिस्ट्रिक्ट, और रेलवे स्टेशन का नाम है कोन्नगर। अच्छा। ठीक है। तो ऐसा है, तो हमारा ब्रांच है उत्तरपाड़ा ब्रांच। अच्छा। ठीक है। मतलब इंटीरियर पार्ट, थोड़ा तो इंटीरियर पार्ट पड़ता है, वो मैंने भी राइट देखा है राइट कि राइट राइट इंटीरियर पार्ट ऑफ कैलकाटा पड़ता है। राइट और राइट। वहां पर आपने आप कुछ बता रहे थे, बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली अगर हम फास्ट ब्रेक थ्रू देखेंगे बिजनेस में, जो कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं ब्रांच के बोर्ड में एक नाम आना चाहिए, वो मेरे को ब्रेक थ्रू मिला था एक्चुअली 2002 में, जब जीवन श्री क्लोज हुआ था। राइट। तो 2002 में उस टाइम क्या होता था, उस टाइम साम इंश्योर्ड का चलते थे, करोड़पति बोला जाता था। यस यस। तो उसके पहले तो बोर्ड में नाम नहीं आया था, तो वो जीवन श्री के क्लोजिंग के टाइम में कहीं ना कहीं वो करोड़पति का ये मिल गया था। फिर लेबल लग उसमें गया। लेवल लग गया। राइट और करोड़पति उस समय श्योर जब उस जमाने में होता था, तो लोगों की नजर होती थी कि हाँ, ये राइट बच्चे में कुछ तो दम है। राइट। और ब्रांच तो मैनेजर को भी लगता था, डेवलपमेंट ऑफिसर को भी लगता था, नहीं ये एजेंट कुछ आगे जाके अच्छा कर सकता है। राइट। राइट, तो तब वो वो तो 2001 उसे एंड 2 में हाँ आप करोड़पति एजेंट बने, करोड़पति ऑफ हाँ। समेशन उस समय के, तब राइट, आज से राइट, 20 साल तब जाके मेरे को एक्चुअल इंश्योरेंस का नशा लग गया था। तब जाके जो राइट वो फेलिसिटेशन मिला था, वो राइट जो बोर्ड में नाम दिखे थे, राइट। उसमें तब जाके मेरे को लगा था इसमें तो बहुत कुछ करना बाकी है अभी। राइट। तो ये आपका उस समय का, मैं कह सकता हूँ कि आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, कि आपको एकदम लगा कि अब ये प्रोफेशन में हम जम सकते हैं और अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। वो राइट। 2001 आपका सफर। उसके बाद आपने एमडीआरटी कौन से साल से करना शुरू किया मनोज? एमडीआर की फर्स्ट एमडीआर की हुआ था मेरा 2010 में। 2010 में फर्स्ट 2010 में, ओके फर्स्ट एमडीआर फाइन। की हुआ। राइट। वो सफर कैसा था, मतलब वो 2010 में एमडीआरटी कैसे हुआ? अरे अरे अरे, वो तो मतलब वो कभी भी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। वो ऐसा था एक्चुअली, हम आईओ के साथ जुड़े थे 2008 में। तो ओके। 2008 में आयु के साथ जुड़े थे। राइट राइट। तो उस टाइम 8-9 दोनों में, और आयु के साथ जुड़ने के बाद एमडीआरटी के बारे में कुछ पता चला, मतलब एमडीआरटी कुछ है, एमडीआरटी करना चाहिए। राइट तो फिर 2008 से जुड़ने के बाद ही आयु से मतलब हमको इंसिस्ट कर रहा था करने के लिए, लेकिन 2 साल हो नहीं पाया। राइट। फिर जैसे होते थे दीपक भाई के साथ, आपके साथ या परस भाई के साथ, हम लोग सेशन के बाद भी थोड़ा बैठते थे कुछ एक्स्ट्रा मिलने के लिए, एक्स्ट्रा माइलेज। तो उस टाइम ऐसे ही दीपक भाई के साथ एक दिन बैठे थे तो कोर्स के बाद, तो मैं बोला था 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, क्या करे, कुछ तो बताइए।
तो फिर उस टाइम दीपक भाई ने बोला तेरे को रियली करना है क्या एमडीआरटी? मतलब सर जरूर, क्यों नहीं। बोले पक्का करना है? मैं बोला सर पक्का करना है। मुझे मैं जो बोलूंगा तू सुनेगा? मैं बोला हाँ सर पक्का सुनेंगे। हाँ। तो मैं सोचा था बोलेगा दिन में 3 जन का पक्का मिलना पड़ेगा, 5 जन का मिलना, ऐसा कुछ बोलेगा। मैं इसी हिसाब से बोला था हाँ सर पक्का सुनेंगे। हम्म। तो सडनली दीपक भाई बोल दिया "तो एक काम कर, तू कार खरीद ले"। तो जैसे उस टाइम दीपक भाई ने बोला कार खरीद ले, तो मेरे को तो मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरा दिखाई दे रहा था, राइट। क्योंकि मेरे खानदान में किसी का 4 व्हीलर था नहीं। जी। तो वो तो मेरा मतलब सोच के बाहर थे, ऐसा बम गिरेगा मेरे को समझ में आया नहीं था। तो मैं बोला सर ये कैसे होगा, मतलब ये छोड़ के कुछ बोले। तो दीपक भाई ने बोला तूने अभी क्या बोला? तूने बोला मैं जो बोलूंगा तू करेगा, और तेरे को इमीडिएटली हो जाएगा, वो जिम्मेदारी मेरा है, जिम्मेदारी मेरा है। राइट। तो मैं सोचा अभी कमिटमेंट दे दिया तो करना ही पड़ेगा। राइट। तो फिर उसके बाद घर में आने के बाद वाइफ के डिस्कस किया, या ऐसा या ऐसा थोड़ा हुआ। थोड़ा एक मिनट हाँ लूंगा, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर एकदम जो नए दर्शक सुन रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत डेंजर फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे इमीडिएटली आप मत काम करना है ना। हाँ, अगर आपने बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स और आईओई के बेसिक कोर्स और आईओई के एडवांस कोर्स अगर किए हैं, तो मैं कहूंगा इमीडिएटली इसको अप्लाई करना। बराबर ना मानस? राइट अदरवाइज राइट। अप्लाई नहीं करना। और देखिए, अब जो लोग भी मेरे अभी एफटीएस हम लोगों ने ओपन किया है, तो एफटीएस के जितने भी पार्टिसिपेंट है, अगर वो ये देख रहे हैं ना, तो उनको समझ में आया होगा कि मुकेश भाई ने क्यों हमें कार के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर में हमको काम पे लगाया। अभी पुणे में मानो 70 लोगों के साथ में मैंने एफटीएस का पहला क्लास शुरू किया। मैंने यही फॉर्मूला मैंने उन लोगों के ऊपर में अप्लाई किया कि आप सबको गाड़ी लेके आना है, क्योंकि 1 साल के अंदर में आपको बड़ी बड़ी पार्टियों के पास हमको भेजना है, तो आपको गाड़ी का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि आप शोरूम में जाइए, गाड़ी को देखिए, पसंद कीजिए और एक फोटो खींचिए और फोटो खींच के ग्रुप में डालिए। तो 70 लोगों में से खाली 10 लोगों ने ये फोटो खींच के डाले। तो बाकी के 60 लोग जो है वो अभी भी सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो ये बॉम्ब है। एक्चुअल में देखने को जाओ तो इट इज नॉट सो इजी, मैं समझ सकता हूँ। तो लेकिन देखो, आज ये चीज अप्लाई अगर करते हैं ना, तो आज कैसे सक्सेस मिलता है और लास्ट 13 ईयर से कैसे मानस जो है वो एमडीआरटी कर रहे, उसका सफर शुरू हुआ था। ध्यान से आप सुन रहे हैं सभी लोग कि कहां से सफर शुरू हुआ था। एक बड़ी हिम्मत यहां पर आपको दी गई, और यस कोर्सेस किए हुए थे, लेकिन अभी एक चंप की जरूरत थी, और उसके लिए कहा गया भाई तू गाड़ी ले ले, दीपक सर ने कहा। अच्छा, फिर गाड़ी कब लिया? घर में जाके क्या हुआ था जो आप बता रहे हाँ थे? अभी तो घर में जो गाड़ी, बाप रे बाप, मतलब वाइफ के साथ। हाँ तब तक ये था, तब तक रियली हम तब तक बेसिक, एडवांस एंड कॉर्पोरेट सब कर लिया था। बेसिक यस। इवन हमारा मेरा 2 बार रिपीट भी हो चुका था। राइट। तो इससे कमिट एक्चुअली कॉन्फिडेंस मिला था बेसिकली मेरे को। यस। तो यस। फिर घर में आया, वाइफ को बोला ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। वाइफ बोला क्या बोल रहे हो? बोला हाँ ऐसा करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर उस टाइम मेरा सेविंग्स में शायद कुल मिला के 21-22 हजार कुछ रुपया थे। ओनली 21,000 थे। मतलब वो लेके 4 व्हीलर शोरूम में जाने के लिए मतलब पैर हिल रहा था। 4 व्हीलर शोरूम में घुसेंगे कैसे? बैंक में बैलेंस है 21,000 लगभग। तो राइट। 4 व्हीलर के शोरूम में घुसेंगे कैसे? तो बहुत हिम्मत जुटाया। फिर दीपक भाई का फेस याद आ रहा था उस टाइम, मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो फिर हिम्मत करके उसी से सिर्फ ओनली 11,000 चेक देके मैंने वो गाड़ी बुक किया था। उसके बाद फिर बैंक लोन लिया। फिर उसके बाद कैसे वो लोन भी खत्म हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन टर्निंग पॉइंट ये आया जैसे मैं 2010 में गाड़ी लिया, उसी साल से मेरा एमडीटी चालू हो गया। क्या बात है, तो वाह। ये रियली मतलब दीपक भाई जो बोले थे रियली हमने फील किया, और मेरे लाइफ में वो घटना घटे प्रैक्टिकली। वेरी नाइस। अच्छा, ये गाड़ी लेने से क्या फर्क पड़ा आपके ओहो, वर्किंग स्टाइल में, आपके सोचने में, आपके काम करने में? कहाँ परिवर्तन, कहाँ आया? बहुत किस बहुत चीज का बहुत परिवर्तन आया? बहुत सारा। पहले क्या होते थे, बाइक में जब जाते थे, अभी मेरे को वो दिन याद आ रहा है, मतलब आप फिर वो पुराना याद दिला दिया मेरे को। हम क्या करते थे बाइक में जब जाते थे, तो ये पॉल्यूशन के कारण में हर शॉट मेरा पूरा आधा दिन में ब्लैक हो जाता था, मतलब वो पॉल्यूशन के लिए। राइट। तो फिर क्या करना चालू किया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शॉट लेते थे। यस। वो जो नॉर्मल क्लाइंट के सामने शॉट पहन के जाना है, उसके ऊपर दूसरा शॉट लगा लेते थे जो थोड़ा डीप कलर का होता था। यस।
ताकि उसमें गंदगी हो तो फिर पता नहीं चलेगा। अभी क्लाइंट के घर के सामने जाते नहीं थे, उसके थोड़ा 200-300 मीटर दूर बाइक खड़ा करते थे, वो सेकेंड शॉट उतार लेते थे, डिक्की में रख देते थे, फिर क्लाइंट के घर में जाते थे, नहीं यस। तो वो पूरा ड्रेस खराब हो जाता था। राइट। फिर ये जो झेल रहे थे, उससे बाद जब कार से निकलना चालू किया तो मतलब एक दूसरा कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसा हुआ था इमीडिएट उसके नेक्स्ट ईयर, जो रेनी सीजन था उसमें इतना बारिश आ रहा था, इतना बारिश हो रहा था। तो पहले क्या होता था, ये बारिश के कारण मेरा निकलना बंद होता, अपॉइंटमेंट कैंसिल होता था। फिर उस बार पहली बार जब मैं वो बारिश में गाड़ी लेके निकला, तो मेरे को लग रहा था आज ही मेरा गाड़ी का पैसा वसूल हो गया, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट मेरे को तो कैंसिल करना पड़ता था, लेकिन आज गाड़ी है बोल के मैं निकल पा रहा हूँ। और यस। बहुत सारे को देख रहा था बाइक लेके साइड में खड़ा हो गया, लेकिन मैं गाड़ी है इसलिए मैं जा पा रहा हूँ। तब मेरे को लगा ये मेरा पैसा आज ही वसूल हो गया फिर। एब्सोल्युटली, एकदम सही बताया आपने। आप देखो, वो 4 महीने में अगर आपके ज्यादा नहीं, लेकिन वो बारिश के 4 महीने के अंदर में, मैं ये मान के चलूं कि अगर 25 अपॉइंटमेंट भी 4 महीने में, 25, 30, 40 अपॉइंटमेंट भी बारिश की वजह से रुक गया या पोस्टपोन हुआ या हमने नहीं किया, तो मुझे तो लगता है वो गाड़ी का ईएमआई निकल जाएगा, पूरे साल भर का ईएमआई जो है वो 40 मीटिंग में से अपने को निकल सकता था। एकदम तो ये एकदम। सही बात है, बहुत सारे लोग ये चीज को नहीं समझते हैं, काफी देर से समझते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे इंश्योरेंस एजेंट देखे, एलआईसी एजेंट पर्टिकुलरली मैंने देखे कि दे आर क्वालिफाई फॉर जीरो इंटरेस्ट लोन फॉर कार, एज ए चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट है, या ऐसे जो भी क्लब मेंबर्स जहां पर भी हर कंपनी के अंदर में होते, मैंने देखा है एलिजिबल है। जीरो इंटरेस्ट में कंपनी कार दे रही है, लेकिन वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, उस चीज को जुटा नहीं पाते हो। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये आपका टर्निंग पॉइंट था, एक आईओई टर्निंग पॉइंट रहा, आईओई के कोर्सेस टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद में दीपक भाई ने जो आपको बताया कि ये गाड़ी ले लो, और वो गाड़ी आपने लिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। इसके लिए भी देखो बहुत हिम्मत चाहिए। मैं समझ सकता हूं, जब इनिशियल पीरियड होता है, किसी का भी स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, तो उस समय पे पहले तो हमारी सोच के ऊपर विजय लाओ, उसके बाद में फिर हमारे परिवार की सोच के ऊपर में विजय लाओ पाओ, क्योंकि उनको भी तो समझाना पड़ता है। क्योंकि एक जनरली एक लॉजिक ये आता है ना, अरे यार 10, 12, 20 हजार रुपए का ईएमआई आएगा, 10 हजार का जो है पेट्रोल डीजल जाएगा, ये सब खर्चा है, ये सब इससे तो अच्छा है उतना पैसा अपन बचा के बैंक में रखे। बहुत सारे सोच राइट। विचार आते हैं इसके अंदर भी। वेरी नाइस। मनोज जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका जो क्लाइंटल बेस है वो आप कैसे ढूंढ लेते हो? एक्चुअली क्लाइंट बेस आप देखिएगा तो मेरा 70% क्लाइंट्स है डॉक्टर्स क्लाइंट। तो मैं ज्यादातर डॉक्टर्स में ही काम करता हूँ। तो वो जो मेरा नेबर आंटी जो थे, उन्होंने जो एक डॉक्टर के साथ रेफर किया था, उनके साथ परिचय हुआ, बिजनेस हुआ। तो मेरा एक चीज था, मतलब मेरे को पता था मेरे को कुछ भी रेफरेंस नहीं है, मेरा कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन अगर एक लोग मिल गया, उनको इतना अच्छा सर्विस देंगे, इतना अच्छा उनके साथ बिहेवियर करेंगे ताकि वो मेरे को रेफरेंस देने में मजबूर हो जाए, वो मैं इनकैश किया। अभी एक एक करके करते जितने डॉक्टर्स मेरे को मिला, उनके साथ मैं अच्छा मतलब बिहेवियर किया, अच्छा सर्विस दिया। मतलब उसको अभी किसी भी डॉक्टर को, क्लाइंट को मैंने बोला 5 नाम दीजिए मेरे को, तो किसी ने मेरे को इनकर नहीं किया। इवन अभी क्या हुआ, फिर डॉक्टर से रेफरेंस लेते लेते डॉक्टर्स का ही रेफरेंस देते रहते हैं। अभी ऑलमोस्ट ये हो गया, कलकत्ता में ऑलमोस्ट 80% हॉस्पिटल में मेरा क्लाइंट बेस हो गया। तो मतलब 70 to 75% में डॉक्टर्स क्लाइंट ही है क्या बात मोस्टली। है, मस्त बात बताया मानस, सही है, एकदम सही है। कि बहुत बार हम लोग ना प्रोस्पेक्ट के लिए यहाँ वहाँ, सर हमको कहाँ जाना, या तो थोड़ा काम करके थक गए, फिर बाद में सर अभी प्रोस्पेक्ट नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहे। ये बहुत सुंदर आपने बात बताया। एक चीज जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। तिनका समझते हो आप? तिनका राइट किसको राइट बोलते राइट हैं राइट। हम लोग? वो जो घास जो होता है हाँ, ना, हम लोग बंगाली में बोलते हैं खौरकुटो, बंगाली में लोग हाँ, और खौरकुटो। राइट। तो जो हाँ। जैसे डूबने वाला होता है ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। तो वैसे आपको लगा कि यस मेरे पास में उतना बड़ा ग्रुप नहीं है, मैं तो कलकत्ता से 16 किलोमीटर जो है इंटीरियर पार्ट में मैं रहता हूँ, लेकिन आपको एक लेडी जो मिली थी जिसके बारे में पहले भी आपने जिक्र किया, और उसके माध्यम से आप जो एक अस्पताल दूसरा अस्पताल डॉक्टर्स को मिलना, और आज जैसे आप ये बता सकते हैं कि आप डॉक्टरों के
इंश्योरेंस के डॉक्टर बन चुके आप। ठीक है ना। तो बहुत 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 बढ़िया। एक क्वेश्चन मुझे ये आपको पूछना है कि लास्ट 13 इयर्स, जैसे मैंने शुरू में आपके इंट्रोडक्शन के लिए भी कहा था कि लोग कंटिन्यूटी रख नहीं पाते, लेकिन आप पिछले 13 साल से, इवन इस साल का भी आपका एक एमडीआरटी तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, और मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं कि पिछले कुछ सालों से जो है खाली एक एमडीआरटी पे आप रुके हुए नहीं होते। कभी एक हो जाता है, कभी डेढ़ हो जाता है, कभी सवा हो जाता है, कभी पौने 2 एमडीआरटी हो जाता है, लाइक दैट आप प्रोग्रेस करते आ रहे हैं। मानस, आपका प्रोग्रेस का ये कंसिस्टेंसी का स्ट्रेंथ क्या है? वो कहाँ से आता है? वो कंसिस्टेंसी की स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? राइट। एक्चुअली कल ही हम कुछ दोस्त लोग मिले थे, मतलब हमारा एमएम ग्रुप चलता है, तो एमएम है? ग्रुप में कल ही हमारा मीटिंग था। तो यही यही जिक्र कल हम कर रहे थे, क्योंकि हाँ। दूसरा एक एमएम ग्रुप फॉर्मेशन कर रहे थे उस टाइम, क्योंकि बहुत सारा सीसी पार्टिसिपेंट का जो अभी स्कैटर्ड हुआ है, मतलब वो बिछड़े हुआ है, उसका एमएम ग्रुप राइट। है नहीं। तो हम्म। उन लोगों को लेके कल हम लोग बैठे थे, हम लोग को जो जिसका एमएम ग्रुप है वो सब लोग मिलकर बैठे थे ताकि उन लोगों का एमएम ग्रुप बन जाए। ठीक। तो इसी बात अपने एकदम कल का ही बात है, तो उसमें ये बात हो रहा था। तो किसी एक को वो दूसरे एमएम ग्रुप में किसी को मैं लीडरशिप के लिए बोल रहा था, जो तेरे को ये लीडरशिप लेना है। राइट। तो कहीं ना कहीं पीछे हट रहा था, डर रहा था, नहीं मेरे कैसे नहीं हो पाएगा लीडरशिप लेना। तो फिर मैंने यही जिक्र किया, मैंने यही बोला, अगर मेरा एमडीआरटी कंटिन्यूअसली हो रहा है, विदाउट ब्रेक हो रहा है, तो मेरे को लगता है मेरे में वो दम है नहीं। मैं मेरे जो फेटर्निटी के लोग हैं, मेरा जो कॉलीग्स है, मैं हमेशा उनके लिए सोचता हूँ, उनके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। राइट। तो मेरे को लगता है ये एमडीआरटी ऊपर वाला इसलिए मेरे को हर साल करा के दे रहा है विदाउट एनी ब्रेक। तो मेरा लग रहा है वो ये अगर विदाउट ब्रेक 13 साल हो रहा है, तो सिर्फ मेरे लिए नहीं हो रहा है। ये आईयूई के जो दिया हुआ है एमएम ग्रुप चलाना, ये सब जो है, शायद ये मैं सीरियसली करता हूँ, ये सीरियसली मैं हैंडलिंग करता हूँ, इसलिए ऊपर वाला भी मेरे को ये कंटिन्यू कर रहा है बहुत शायद बहुत मेरे को। बढ़िया मानस, एकदम सही बात है आपका कि हमेशा हम किसी के बारे में सोचे। हमेशा मैं आई ऑलवेज, बहुत सारे सेशंस में मैं कह चुका हूँ कि अगर आप 100 पॉलिसी कर रहे हैं ना, तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर या आपके सीएलआईए या आपके जो भी सीनियर होते हैं, तो उनकी टीम में किसके 50 हो रहे हैं। आप ये कसम खाओ कि मेरा इस साल 100 पॉलिसी बना है, जिसका 50 बना है उसका मैं 100 करवाऊंगा। और अगर आपने उसके पीछे पड़ के उसका 50 का 100 बनवा लिया ना, तो आपका भगवान अपने आप में 200 पॉलिसी करवाएगा, ये पक्का है। आप बट सब्जेक्ट टू, इसके लिए थोड़ा चेतावनी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर ये सब ओपन फोरम है ना, यूट्यूब ओपन फोरम है, कोई भी एजेंट यहाँ पर देख रहा है। सिर्फ एक ही मेरी बात है, ध्यान से सुनना। ये कब कर सकते हो मालूम है? कि अपने भारत देश के अंदर में शादी करने की उम्र कौन सी है? तो 18 साल। 20 साल 22 साल है, ठीक है ना। राइट। तो इसका मतलब जब आप ये करने के लिए मैच्योर्ड हो जाओ ना, आपकी ही मैच्योरिटी नहीं है, आपकी ही लर्निंग नहीं है, तो आप ये काम में जाना नहीं, है ना। 16 साल की बच्ची अगर प्रेग्नेंट, क्यों 20 साल 22 साल के बाद में शादी का रूल बना है, नियम बना हुआ है? इसलिए क्योंकि 16 साल की बच्ची बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन वो खुद बच्ची है, वो बच्चे को कैसे संभालेगी? तो उसी तरह से इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप तब मैच्योर जब हो जाओ तब ये काम आप करना। और मैच्योरिटी कब आती है? आपकी लर्निंग से मैच्योरिटी आती है। आप जब कुछ सीखते हैं तो मैच्योरिटी आती है। तो अगर आपने बेसिक कोर्स नहीं किया, जरूर करना पड़ेगा, एडवांस कोर्स करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट कोर्स करना पड़ेगा। आपने अभी जस्ट इसी सैटरडे एंड संडे को मैं और हिरेन भाई प्रोडक्ट मिक्स करके 2 दिन का सेशन लेके आ रहे हैं। इफ यू आर एलआईसी एजेंट, यू मस्ट अटेंड दैट सेशन। मैं कहता हूं ईच एंड एवरी एलआईसी एजेंट शुड अटेंड दिस सेशन। कैसे अलग अलग प्रोडक्ट को जरूरत के हिसाब से सेगमेंट वाइज कॉम्बिनेशन बना के पेश किया जाए, वो सारी चीजें हम लोग उस प्रोग्राम में बना के आपको देते हैं, रेडीमेड आपको मिल जाएगा। तो ये सब सीखोगे और मैच्योर्ड बनोगे, तब जाके आप बच्चे को पैदा कर सकते हो, तब जाके आप किसी के 50 केस को 100 केस करवा सकते हो। मानो सही है? मानते हो इस बात को? सही, एकदम सही बात सर, एकदम सही यस, बात। राइट।
अभी एक मनोज, मुझे एक आपका किस्सा याद आ रहा है। आपने कमिटमेंट कोर्स में एक शेयर किया था कि एक डॉक्टर के पास गए थे, और जैसे आपने बताया, मुझे पता था, आपने जवाब दिया उसके पहले भी मुझे मालूम था कि आपका सेगमेंट कौन सा है, आप डॉक्टर सेगमेंट में काम करते हो, क्योंकि बरसों से मैं जानता हूं। और बरसों से दोस्तों, आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी मेरा कलकत्ता में विजिट होता है तो जहां जहां अवेलेबिलिटी होती है तो मानस जी अपना गाड़ी लेके आते हैं, और होटल तक छोड़ना, और होटल से भी गाड़ी में बिठा के हमको एयरपोर्ट पे छोड़ना, ये सेवा मानस जी आपने एकदम दिल से आपने दी है। उसके लिए आज ये ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर में, और सभी लीडर के लिए आपने दी है। तो इस ओपन प्लेटफॉर्म में आपको मैं उस चीज के लिए मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक सर्विस आपकी तरफ से हमको हमेशा प्यार मिला है। वो सर्विस नहीं बोलूंगा, वो प्यार है, वो एक मोहब्बत है। हाँ, कि चलो यार मुकेश भाई आ रहे हैं, दीपक भाई आ रहे हैं, तो जो भी लीडर आ रहे हैं, तो चलो यार उनके साथ में गाड़ी लेके जाते हैं। एक भाव है, एक प्यार है, यही चीज मैं समझूंगा। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि उसमें आपने कमिटमेंट कोर्स में एक सेशन में कहा था कि डॉक्टर सेगमेंट में आप जो काम करते हैं, तो उसमें एक डॉक्टर के पास और अनेकों डॉक्टर के पास रिबेट के प्रॉब्लम्स तो आते ही है, क्योंकि डॉक्टर सेगमेंट में मैंने भी काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो वहां रिबेट का जो प्रॉब्लम आया था, और आपने बहुत सुंदर तरीके से आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो वो कहानी अगर आपको याद आती है, तो वो कहानी अगर यहाँ पर बताएंगे, हमारे बहुत सारे दोस्तों को उसका बेनिफिट होगा। जरूर प्लीज। जरूर जरूर। या एक्चुअली उसमें ये आंसर देने के पहले दो चीज मैं पहले पहले बोलना चाहूंगा। एक तो जैसे आपने अभी जिक्र किया जे आप लोग के साथ एयरपोर्ट लाना एयरपोर्ट छोड़ना, ये मेरे लिए सौभाग्य है क्योंकि आप लोगों ने वो मौका मेरे को दिया सर। थैंक यू। क्योंकि वो जो टाइम आने जाने का है ये आप लोगों के साथ बिताना, वो एक्सक्लूसिव आप लोगों के साथ रहना, वो तो मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पाना है। तो मैं कुछ नहीं दिया, आप लोगों ने वो मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता थैंक हूँ यू। सर। थैंक थैंक यू सर। यू। गॉड एंड ब्लेस। दूसरा अफसर, कमिटमेंट के बाद आपने बोल छेड़े है तो मेरे को और एक किस्सा याद आ गया। ये किस्सा बोलने के बाद वो डॉक्टर के समय बोलना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। ये कमिटमेंट कोर्स में जुड़ना भी मेरे लिए एक स्टोरी है अलग ये और दूसरा स्टोरी है। तो जैसे ये कमिटमेंट कोर्स में तब 1.5 लाख तो चार्ज था। उसके बाद वो बढ़ के ये 2 लाख यहाँ के दर्शकों को ये सब चीजें हजम नहीं होगी, क्योंकि ये सब लोग फ्री में सुन रहे हैं ना, फ्री में देख रहे हैं। तो ये लोगों को 100-200 रुपए भी हमारे कोर्स के ना भारी लगते हैं। कभी कभी मैं अपील करता हूँ कि यार 100-200 रुपए का ये सेमिनार है, आ जाना, लेकिन फिर भी 10% लोग आते हैं, 10,000 लोग सुनते हैं, उसमें से 1,000 लोग ही उधर आते हैं। तो थोड़ा हजम करना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, यस, देखो, बरसों पहले भी 1.5 लाख रुपए का आज इन्वेस्टमेंट लगाया, तब जाके आज बरसों बरसों तक एमडीआरटी कंटिन्यूस हो रहा है, और प्रोग्रेस हो रहा है, और अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए ना पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। नो डाउट सभी के लाइफ में यही होता है, जो अभी मानस भाई सुनाएंगे आपको, है ना, कि जब ये जुड़ना था तो क्या क्या विचार आए, क्या क्या चीजें आई, लेकिन आप लोगों को इनको हजम हो ना, इसके लिए मुझे कुछ बोलना पड़ा। नाउ यू गो अहेड प्लीज। तो एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम फिर उसका फीस बढ़ रहा था, तो मैं सोचा अरे बाप, अभी 1.5 लाख में नहीं घुस पाएंगे, फिर 2 लाख में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, फिर वो फिर हाथ से बहुत दूर चला जाएगा। तो इसलिए फिर वाइफ के साथ डिस्कशन में बैठ गए। लेकिन 1.5 लाख रुपया एक साथ में देना है क्योंकि फीस बढ़ रहा है, कैसे करेंगे। तो उस टाइम डिसीजन लिया, चलो ये लाइफ टाइम कोर्स है और मेरे को अगर जिंदगी बनाना है, मेरे को अगर एजेंसी में रहना है, तो मेरे को कंटिन्यू कोर्स करते रहना पड़ेगा। राइट। तो अगर ये करना ही है तो ये एक बार के लिए जो ये प्रेशर है, ये जो कुछ भी है, ये मेरे को लेना ही पड़ेगा। तो ये सोचते हुए मैं फिर कुछ उस टाइम मेरा बेटा हुआ था, बेटे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चल रहा था। तो मैंने और वाइफ ने मिलकर, वाइफ बोला अगर तुम जो सही समझते हो तो कर लो। फिर बेटे के लिए जो इन्वेस्टमेंट चालू किया था, वो इन्वेस्टमेंट मैंने सरेंडर करके, मैं सोचा अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो वो इन्वेस्ट मैं वापस ला सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। तो यस। मेरे बेटे के लिए जो इन्वेस्टमेंट चल रहा था वो मैंने सरेंडर करके फिर कमिटमेंट कोर्स में ज्वाइन किया। राइट। तो इसका फायदा भी मिला। मैंने वो डिसीजन अभी लगता है वो राइट टाइम, वो राइट डिसीजन मैंने लिया था बोल के आज मेरे को ये इजीली बिजनेस करना आता है। वेरी तो वो नाइस, वेरी डिसीजन नाइस। लेना बहुत जरूरी था यस यस उस टाइम। यस। देखो, वो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट था जो बच्चे के लिए अपन कर रहे थे, लेकिन आज शायद मुझे मालूम है, आज आपका वो कैपेसिटी है कि बेटे को अगर फॉरेन पढ़ना है, 1-2 करोड़ का खर्चा करना है, मुझे नहीं लगता है कि मानस जो है वो पीछे हटेगा। राइट। तो
शायद वो इन्वेस्टमेंट से उतना तो नहीं मिलता जितना आप Right. अभी हिम्मत आपको मिला है और कमाने का जो एक बहुत अच्छा आपको टूल मिला हुआ है। वेरी नाइस। अभी वो डॉक्टर वाला कहानी। राइट अभी वो डॉक्टर वाला कहानी एक्चुअली उसमें क्या होता, ये जो डॉक्टर थे ये एक जनरल सर्जन थे। जी। थे मतलब है अभी तो वो अभी क्या हुआ उनके साथ बात हुआ था। तो उनके साथ जब पहले एक दो मीटिंग हुआ था तब मेरे को पता चल गया था क्योंकि उनका पेन उन्होंने पेन का शौकीन है तो अच्छा पेन यूज करते हैं। तो अभी आप लोग जैसे सिखाए थे क्रॉस का पेन रखना पॉकेट में तो रखे थे तो वो इंडिकेशन है तो जो ये कॉस्टली पेन यूज करते हैं उसको पता चल जाता है। तो उन्होंने जैसे ही देखा था मेरे पॉकेट में वो है तो वो देखने के बाद बोला अरे अरे, वो देखा देखा देखा। तो मैंने फिर दिखाया बोले अच्छा तो फिर उन्होंने लिखा तो उनका पेन का शौकीन है फिर मेरे को समझ में आ गया। तो अभी उन्होंने फिर रिबेट का बात किया। तो ये तीसरा दिन हुआ जिस दिन क्लोज हुआ था रिबेट का बात हो रहा था। तो वो पेन मैंने एक्चुअली नहीं सेकेंड विजिट में क्या हुआ था मैंने वो पेन कहीं ना कहीं वो लिखते लिखते वो टेबल पे छोड़ के मैं निकल के आ गया था। तो फिर उन्होंने बाहर आके मेरे को बोला अरे रे तू पेन छोड़ के जा रहा है। फिर वो पेन मेरे को वापस दिया। तो राइट। अभी 8500 का पेन था तो तब वैल्यू भी था मेरे लिए। अभी थर्ड डे में जब बिजनेस क्लोज हो रहा था तो उस टाइम उन्होंने रिबेट का बात किया। राइट। तो मैंने बोला देखिए सर पहले मैंने बोला तो फार्म नो जैसे आप लोगों ने सिखाया फार्म नो पहले फार्म नो। राइट। तो पहले यो सर मैं तो ये ऐसा करते नहीं हूँ। तो फिर दो चार बात होते होते फिर मैं बोला ठीक है सर एक काम करते हैं। देखिए ये तो मेरा कमाई है तो आप मेरे कमाई के ऊपर आप मेरे कमाई से कुछ लेना चाहते हो। लेकिन अगर आपका मेरे कमाई लेना ही है तो पिछले दिन जब मैं आए थे तो उस दिन मैं ये पेन छोड़ के चला गया था आपने मेरे को पीछे से बुला के वो पेन दे दिया रिटर्न। राइट। और मैं ये भी जानता हूँ आप पेन का शौकीन हो। तो वो पेन आपने क्यों नहीं रख दिया। वो रख ही सकते थे क्योंकि हम तो दूसरे दिन डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि आपके यहाँ छोड़ के गए थे। तो इसका मतलब सर आपके अंदर ये कहीं ना कहीं कैरेक्टर है आप दूसरे के चीज लेने में मानते नहीं हो। इसलिए आपने मेरे को पीछे से बुला के वो पेन रिटर्न वापस कर दिया। राइट। तो अगर ये इसमें आप बिलीव करते हैं दूसरे के चीज लेने में आप मानते नहीं हो फिर अभी क्यों अभी दूसरे की चीज लेने में क्यों आप सोचते हो। तो फिर उन्होंने हंस पड़ा। फिर हंसने के बाद उन्होंने बोला ठीक है तू जा और कुछ बताना नहीं पड़ेगा तेरे को। फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया कुछ लिया नहीं फिर। सुपर सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। देखो जो अपने चलते चलते जो मुझे ये इंसिडेंस वर्षों पहले मानस ने शेयरिंग किया था, मुझे अभी भी याद है वो इंसिडेंस। इसके लिए मैंने पूछा कि वो इंसिडेंस के बारे में बताओ। मुझे ये चीजें बहुत पसंद आती है कि आपको चलते चलते आपके रूटीन के जो एग्जाम्पल्स आप जब सेट करके उसको देते हैं तो कोई भी इंसान को ना सीधा दिल में छू जाता है कि वो 8,500 का पेन जो है वो पेन आप रख सकते थे ना। और मुझे याद भी नहीं आता मैं कहाँ भूल गया। बहुत बार ऐसा होता है ना, पेन हमारे जेब से गायब हो जाता है, हमें याद नहीं आता कि यार बैंक में गया था उधर तो नहीं छूटा, अरे LIC ऑफिस में गया था उधर तो नहीं छूटा, अरे यार फलानी पार्टी के पास गया था उधर तो नहीं छूटा। तो हमें शायद याद भी नहीं आता है ना, कि कहाँ छूट गया। तो हम ब्लेम भी नहीं कर सकते थे। अगर आपने मेरे को नहीं लौटाया होता तो मैं ब्लेम भी नहीं करता कि कहाँ गया पता नहीं। और शायद अपन तो वो भरोसा करेंगे ना कि नहीं ये तो इतने बड़े डॉक्टर साहब है, और इतने बड़े डॉक्टर साहब थोड़ी ना रख लेंगे अपना पेन। तो इतना भरोसा हम लोग कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात, बहुत सुंदर तरीके से वहां पर डॉक्टर साहब को समझाई गई और डॉक्टर साहब मान गए। कितने का वो प्रीमियम था उस समय का? वो पीएम था करीब 3,18,000 के आसपास कुछ। 3,18,000 का। कभी की बात है ये? ये है ऑलमोस्ट 2014 के 14 या 15। 2000, यस यस 14, वही 14-15 के हाँ आसपास, मैं हाँ वही हाँ बोलने हाँ वाला हाँ। था। राइट 2014-15 के आसपास का, आज से 6-7 साल पहले की बात है। और 6-7 साल पहले का 3-3.25 लाख रुपए का प्रीमियम, और विदाउट रिबेट वहां से वो कैश करके लेके आया। फाइन। मानोस, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर आपको क्या नजर में आ रहा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली ये पिछले 5 साल से 5-7 साल से मेरे को दिखाई दे रहा है। इसमें अभी मेरे को लग रहा है एकदम बहुत अच्छा पुण्य का काम कुछ किया था पिछले जन्म में ताकि मैं इस लाइन पे आया। क्योंकि इसमें अभी इतना बड़ा मार्केट मेरे को दिखाई दे रहा है इतना कामकाज करने के लिए मेरे को दिखाई दे रहा है। है? एंड राइट। रियली मेरे बेटे से बात हो रहा था क्योंकि मेरा बेटा पहले ही बोल दिया मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना है डॉक्टर नहीं बनना है तो फिर दूसरा कुछ करेंगे। तो ऐसा करके फिर बिजनेस। तो
वो अभी मेरे को देखते हुए मेरे बेटे को भी लगता है, मेरा बेटा भी बोलना चालू कर दिया, मैं भी इंश्योरेंस एजेंसी ही करूंगा, आपका बिजनेस देखूंगा। क्या बात है। उसका मम्मी चिल्लाती है, तो तेरे को इंश्योरेंस इंश्योरेंस बिजनेस डालने के लिए इतना अच्छा पढ़ा रहा है क्या? तो लेकिन उसका अच्छा लगता है। तो मेरे को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी दिखाई दे रहा है बहुत बहुत कुछ ग्रोथ बाकी है, बहुत कुछ। मतलब अभी तो सिर्फ एक छोटा सा सफर हमने कदम उठाया कंप्लीट इसके किया, ऊपर। कदम उठाया। यस। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ, क्योंकि अभी तो ग्रोथ आने वाला है इंश्योरेंस सिस्टम में, राइट राइट। बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप आपका क्या टारगेट रख रहे हो? अगर शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट आपके बारे में अगर मैं पूछूं तो अ, आपका क्या टारगेट है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म? राइट राइट। एक्चुअली इस साल मेरे को सीओटी पक्का करना ही है, एंड वेरी नेक्स्ट ईयर मेरे को टीओटी। एंड मैं अभी सीएलआई भी ले लिया हूँ। तो सीएलआई एक्चुअली इस साल ही मैंने लिए है। तो मेरे को लगता है अभी सीएलआई लेना इसलिए है क्योंकि मेरा ही एक दोस्त है, उन्होंने अच्छा बताया है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जितना एजेंट लोग आएगा, जितना हमारा शेयर बढ़ेगा, एलआईसी का जितना शेयर बढ़ेगा, राइट हमें ही काम करने के लिए सुविधा होगा मार्केट में। राइट तो उस सीएलआई से कितना मिलेगा वो छोड़ दो, लेकिन इसमें अभी जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस से और 10 15 50 लोगों का थोड़ा अगर लाइफ तैयार हो जाए, जी इसी एंगल से देखो। तो जी। ये सोच के हुए फिर इस साल ही मैंने सीएलआई शिप लिया है, एंड सीरियसली उसके भी फोकस कर रहा हूँ, उसी के लिए भी स्टाफ रिक्रूट किया वो देखने के लिए। तो मतलब विद इन 2 3 इयर्स बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, मतलब विजन क्लियर हो गया। अभी आपका, मैं जब आया था उस समय पे आपका एक बड़ा ऑफिस बन रहा था, आपने मेरे को दिखाया राइट था। राइट तो वो ऑफिस अभी बन के रेडी, आई थिंक उसका ओपनिंग भी हुआ था, आपने मेरे को राइट इनवाइट भी किया राइट था। समाउ बिजी राइट। शेड्यूल की वजह से मैं आ नहीं पाया था वहां पे। तो अभी वो ऑफिस कितना स्क्वायर फीट का है और हाँ, अभी कितना स्टाफ आपके अंडर में काम कर रहा अभी उस ऑफिस में एक्चुअली 2 फ्लोर बना हुआ है। तो टोटल 2 फ्लोर मिला के टोटल 1150 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। है? राइट। तो उसमें जो उसमें सेकंड फ्लोर में जो रूम रखा हुआ है वो एक्चुअली ट्रेनिंग सेशन, मतलब ट्रेनिंग रूम बोल के रखा हुआ है, क्योंकि पहले से मेरे को ये दिमाग में था मेरे को सीएलआई लेना है। तो राइट इसलिए सेकंड फ्लोर में जो रूम रखा है वो ट्रेनिंग रूम बोल के, और बाकी फर्स्ट फ्लोर में जो है वो उसमें स्टाफ के लिए है। तो अभी मेरा 5 स्टाफ है अभी इस टाइम में। राइट तो 5 स्टाफ चल रहा है। राइट। फैमिली सपोर्ट कैसा है? हाँ, ये तो बहुत मिलता है एक्चुअली फैमिली सपोर्ट मेरे। रियली मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे वाइफ का, मेरा बेटा का। मतलब किसी भी टाइम कोई भी, मतलब पूरा पूरा फुल सपोर्ट मिलता है वाइफ का, बेटे का। मतलब कहीं भी शिकायत नहीं है। आज निकलना, ऐसा भी हुआ है बहुत दिन, आज निकलने का प्रोग्राम रखे है, कहीं आने में देर हो गया क्लाइंट के पास से, राइट तो एक बार भी शिकायत नहीं किया। अरे इतना देर कर दिया, हम लोग रेडी होके बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एडजस्ट कर लिया। फिर राइट उन्होंने ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी, अगर आज ना हो तो नो नो इशू, फिर 2 3 दिन बाद कुछ कर लेंगे। राइट। बहुत सपोर्ट मिला मेरा। इवन मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट मिला, फैमिली सपोर्ट, पूरा सपोर्ट मिला, पूरा। यहाँ पर मैं, हमारे जो भी दोस्त है और जिनके मिसेज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो जरूर दिखा देना। तो शायद है ना आपके मिसेज और आपके बच्चे भी आपको इस लाइन के अंदर में आपको सपोर्ट। लेकिन देखो एक बात है, सपोर्ट जनरली मैंने देखा है कि उस परिवार में, हमारे आईयूआई से जुड़े हुए कोई भी परिवार की मिसेज जो है वो कभी परेशान नहीं है, दुखी नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली देखो क्या है, पैसा अगर दिखता है, सक्सेस अगर दिखता है, गाड़ी दिखता है, अच्छा घर अगर दिखता है, ये सब चीजें अगर दिखती है तो हर पत्नी को मालूम है कि हस्बैंड को उसका फ्रीडम देना पड़ेगा, उसको उसका टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप टाइम भी नहीं दे रहे हो और साथ में पैसा भी कमा के नहीं ला के दे रहे हो, तो फिर टन टन तो होने ही वाला है, याद रखना। है ना? तो ये दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ, वाइफ की तरफ से भी बोल रहा हूँ, हस्बैंड की तरफ से भी बोल रहा हूँ, एजेंट की तरफ से भी मैं बोल रहा हूँ। राइट। और मैं मिल चुका हूँ, मतलब भाभी जी बहुत सपोर्टिव है, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। और सारी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की वो अपने तरफ से ले लेती है। उसकी एकदम। वजह से आप जो है फ्री होके, आप मुक्त होके अच्छा काम कर लेते। एक्चुअली हम लोग अक्सर कहते हैं दोस्तों कि जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो और आपको घर से, आपकी वाइफ से अच्छा अगर सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो इतना बात समझ लेना, अगर आपकी एनुअल इनकम जो भी है 40 लाख 50 लाख कमा रहे हो, याद रखना उसमें से 50% हिस्सा आपकी वाइफ का है। क्योंकि उसका अगर सहयोग नहीं होता, उसका अगर सपोर्ट नहीं होता, तो आप उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाते।
है ना, ये बिलीफ रखना, और वो पैसे ना उन्हीं के है ये मान के चलना। मतलब आपका जो भी फॉर्म 16 नहीं आए तो उसका 50% पैसा जो है वो अपने वाइफ को दे देना है, उसको बोलना जो इसका तेरे को करना है वो कर। और ये अगर आप करोगे ना तो अच्छा पैसा कमा भी लोगे और कमाओगे, क्योंकि क्या है ना, फॉर्म 16 आधा हो गया ना अभी तो। मानस, ये आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जस्ट मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ही बात कर रहा नहीं हूँ। सर, 50% तक नहीं, 50% पार्टनरशिप में नहीं जाता। अब ये वीडियो ना मैं फोन करके भाभी जी को बोलूंगा, आप जरूर सुनिए। ये जरूर करो, मैं तो कहता हूँ। देखो हमारी तकलीफ क्या है मालूम है, अगर मैं 40 लाख कमा रहा हूं और उसमें से 20 लाख अगर मैं वाइफ को दे रहा हूं, है तो अपने ही घर में, वो पैसा कहीं और तो जाने वाला नहीं है। जो भी करेगी वो गोल्ड लाएगी, या जो भी सेविंग करेगी, पैसा बचाएगी, जो भी इन फ्यूचर में खर्चा करेगी तो बच्चे के लिए खर्चा, बच्चों के लिए अपने को खर्चा करेगी। लेकिन क्या है ना, मेरे हाथ में अभी 20 लाख बचा, तो ये 20 लाख में मेरे को मैनेज करना भारी हो रहा है, तो मेरे को कमाना पड़ेगा 40 लाख, और मतलब और 40 लाख कमाना पड़ेगा, तो कमाई हो जाएगी 60 लाख। 60 लाख कमाई हो गई तो 30 अपने, 30 वापिस वाइफ के है। अभी वो भी कम पड़ रहा है, तो यार मेरे को 40 तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर कमाई हो जाएगी 80 लाख, तो 40 उसके हो गए, 40 अपने हो गए। ऐसे सब फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसे फॉर्मूला के ऊपर में कभी वर्क करो, कभी ट्राई करो। हाँ, थोड़ा बचकाना भी लगेगा, थोड़ा कुछ लोग सुनेंगे, बोलेंगे यार ये क्या बकवास किए जा रही है आदमी, है ना। होते हैं बहुत सारे लोग जो फुकट में सुनते हैं ना, उनको ये सब चीजें हजम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये कमिटमेंट कोर्स वालों के लिए फॉर्मूला फिट है, राइट। यस। और अगर अब आखिरी एक सवाल मैं पूछूंगा मानस, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो दोस्त देख रहे हैं, और मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस रूबरू प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। और अगर ये मेरा शो अच्छा लगता है तो आप और दोस्तों को रेकमेंड जरूर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल जो लोग देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी आखिरी सवाल बाकी है ना, अभी एग्जिट नहीं होना, आखिरी सवाल पूछूंगा उसके बाद में एग्जिट होना। तो एक चीज देख रहा हूं मैं कि हर सोमवार को मेरी एक वीडियो में डाल रहा हूं। एक नियम बना लो आप कि हर सोमवार का मंडे मंत्रा, समझ लो कि मुकेश भाई की तरफ से एक मंडे मंत्रा मिल रहा है, और पीछे जितने भी वीडियोस हैं अगर वो भी आप वॉच करोगे, अनेकों टॉपिक्स उसके अंदर में आपको मिलेंगे, और उन टॉपिक के माध्यम से भी बहुत सारी लर्निंग आपको होगी। और एक आखिरी क्वेश्चन अब मैं मानस जी आपको पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि आपने ये बता दिया ये इंडस्ट्री कहाँ तक जाएगी, ये इंडस्ट्री क्या ग्रो करेगी, आपने आपके बारे में बताया। अगर कोई एक अच्छा मैसेज आज मेरे जो दर्शक है देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके लिए कोई एक अच्छा मैसेज अगर आपकी तरफ से देना है तो आप क्या मैसेज दोगे? आपके लाइफ का कोई मंत्रा, या आपको लग रहा है कि इन लोगों ने ये करना चाहिए सक्सेस के लिए, तो वो एक मंत्रा क्या दोगे आप? अगर मैं एक ही, मेरे अगर दोस्त लोग के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, ये जो प्रोफेशन है इसमें पीछे मुड़ के देखने के जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा बढ़िया प्रोफेशन है। हाँ, लेकिन एक चीज, अगर मेरा सक्सेस कंटिन्यू 13 साल से इमीडिएटली हो रहा है, विदाउट ब्रेक हो रहा है, जो सुनने में अच्छा लग रहा है, इसके पीछे अगर कुछ भी कारण है, मैं कंटिन्यूअसली एजुकेशन में रहते गया, कंटिन्यूअसली मैं ऐसा एक भी मंथ नहीं गया जिसमें एक भी क्लास कम से कम नहीं किया। ऐसा भी मंथ गया मैं 2-3 भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, लेकिन मैं इसमें बिलीव करता हूँ कंटिन्यूअस एजुकेशन में रहते हुए कहीं ना कहीं हम लोग को जो मार्केट से नो मिलता है, ये नो से जो हम लोग डिजर्टेड हो जाते हैं, ये कभी भी आते नहीं मेरे लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस एजुकेशन में लीडर का जो सपोर्ट मिलता है उसमें कभी भी डिजर्टेड नहीं हुआ। तो मेरे लिए एक ही मंत्र है, मैं जो खुद बिलीव करता हूँ, जो खुद करता हूँ, कंटिन्यूअस मैं ट्रेनिंग लेते जाता हूँ, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग लेते जाता हूँ। यही एकमात्र रास्ता है बहुत सक्सेस बढ़िया का। मानस, बहुत बढ़िया। इसी चीज के ऊपर मैं बताऊंगा कि एप्पल कंपनी के जो संस्थापक जिसको हम बोलेंगे स्टीव जॉब्स, और स्टीव जॉब्स वो उनका एक मंत्र था, हालांकि अभी कुछ सालों पीछे उनको कैंसर ग्रस्त हुए और अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज एप्पल का जो स्टैंडर्ड है वर्ल्ड के अंदर में कहां पर खड़ा है वो आप सभी को मालूम है। उन्होंने एक ही मंत्र दिया है। स्टीव जॉब्स का मंत्र था स्टे हंग्री, हमेशा भूखे रहो। किस चीज के? ज्ञान के। स्टे हंग्री। और दूसरा उनका मंत्र था स्टे फुलिश। बहुत सुंदर मंत्र और मुझे बहुत पसंद आया मानस।
जो हम लोग यही वर्षों से कह रहे हैं, लेकिन कई बार ना शॉर्ट शब्द में एक अच्छा मैसेज आ जाता है। तो आपने जो बोला उसके ऊपर से मुझे याद आया, सबसे पहले स्टे हंग्री, स्टे हंग्री, भूखे रहो। जैसे दो वक्त दोपहर में और रात में जैसे भूख लग जाती है ना, और खाना खाने के लिए चले जाते हैं, है ना, तो ये तो शरीर चलाने के लिए, लेकिन ये चलाने के लिए भी हमको भूखे रहना पड़ेगा। सो स्टे हंग्री। और दूसरा उन्होंने क्या बोला, स्टे फुलिश। स्टे फुलिश का मतलब क्या है मालूम है? जिस दिन आप मान गए कि मुझे बहुत कुछ आ गया, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, तो उस दिन आप एजुकेशन से हट जाओगे। इसके लिए मूर्ख बने रहो, मुझे कुछ नहीं आता, भले मैं कितना भी तरक्की कर लूं, मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं मूर्ख इंसान हूं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे मूर्ख इंसान कौन है? तो मैं हूं। अगर मैं ये मानूंगा तो मैं एजुकेशन के लिए तैयार हूंगा। राइट। सो यही मैसेज के साथ में मानस जी, थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम। और ये दोस्त लोग ऐसे दोस्त है, ऐसे प्यार बरसाते हैं ना, एक कॉल करो, शॉर्ट नोटिस भी इनको दो और उपस्थित यहाँ पर हो जाते हैं। मेरे एक कॉल के ऊपर में मानस जी आप यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत अच्छी अच्छी बातें ये इतने समय के अंदर में हमारे दर्शकों को दी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपके जो भी सपने यहाँ पर आपने मांगे, जो कुछ आपने मांगा वो भगवान पूरा करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। थैंक यू सर।